बाल अगर हेयर फॉल हो रहा है और क्या दोबारा से बाल वो जो गिर चुके हैं वो दोबारा निकलते हैं या नहीं निकलते? एक एम्बिग्विटी है, इसको क्लैरिटी दीजिए। बाल की जड़ डैमेज हो जाती है, तो वो पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं कि बाल वापस आएगा या नहीं आएगा। व्हाट इज एक्जिमा? एक्जिमा बेसिकली आप ये समझ लें कि चंबल आम लफ्ज़ों में उसको कहते हैं कि स्किन जो है ना खुरदरी हो जाना, सुर्ख हो जाना। ख्वातीन में ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि चेहरे के गैर जरूरी बाल, इसकी वजह क्या होती है? एक तो ये कि जब हमारा ख्वातीन में साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेहरे के गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, आज का हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड हर किसी के लिए है। बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, नौजवानों के लिए। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जल्दी अमराज के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, और जल्द के जो अमराज हैं उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारा साथ देंगे आज डॉक्टर मारिया सैयद। वेलकम डॉक्टर मारिया, तशरीफ थैंक यू लाइए। सो मच उसामा, इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा से हम तफसीली बात करेंगे स्किन केयर के हवाले से, जल्द की बीमारियों के हवाले से, मौसम के हवाले से, गर्मी सर्दी में जो स्किन में तब्दीलियाँ आती हैं उस हवाले से तफसीली बात करेंगे। डॉक्टर साहबा का तारुफ मैं करवाऊँ तो डॉक्टर साहबा कंसल्टेंट डर्माटोलॉजी हैं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहबा MBBS हैं, FCPS हैं, और डॉक्टर साहबा शिफा अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहबा, मुख्तसर तारुफ तो मैंने आपका करवाया, कुछ खुद भी बताइए डॉक्टर मारिया सैयद के हवाले से, जो चीज़ें हमें नहीं पता, बचपन के हवाले से बताइए, अर्ली एजुकेशन, अर्ली लाइफ के हवाले से बताइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन उसामा। डॉक्टर मारिया सैयद मेरा नाम है और मैं बेसिकली झेलम से बिलोंग करती हूँ। राइट। मेरी अर्ली एजुकेशन टिल FSC वहीं तक है, राइट। वहीं से है। और उसके बाद मैंने अपना MBBS जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया, लाहौर से। राइट। द ड्रीम कॉलेज। या द ड्रीम कॉलेज। और वो ऐसा था कि बस वो मेरा था कि मैंने अगर करना है MBBS तो मैंने यहीं से करना है। राइट। वो एक वाक़ई ड्रीम कॉलेज था। और अल्लाह ताला के करम से वहीं से बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा MBBS का। राइट। उसके बाद आफ्टर MBBS आई डिड FCPS डर्मेटोलॉजी फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स। और आफ्टर FCPS मैंने शिफा इंटरनेशनल डायरेक्टली ज्वाइन किया। और इट्स ऑलमोस्ट 8 इयर्स। पहले एसोसिएट कंसल्टेंट एंड आई एम राइट। नाउ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ओवर हियर। राइट। अच्छा डॉक्टर मारिया, वाई डर्माटोलॉजी? आपने क्यों डर्माटोलॉजी का इंतखाब किया? और भी जाहिर है मेडिकल फील्ड तो बहुत वास्ट है, लेकिन डर्माटोलॉजी का इंतखाब क्यों किया? अच्छा, ये इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को ना बड़ा लकी भी समझती हूँ। जब हम MBBS कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और राइट। ना इंटरेस्ट पिक करने की कोशिश कर रहा होता है हर स्टूडेंट कि मेरा बेसिकली किस तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं उन लोगों को नहीं भूलती जिन जो मुझे इस फील्ड की तरफ जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया। आपका बेसिकली उस्ताद होता है जो राइट। जो आप मेंटर्स। मेंटोर्स, बिल्कुल। मैं 4th ईयर MBBS में थी, तो हमारे कुछ लेक्चर्स होते थे। लेक्चर हॉल एक बड़ा-सा होता था, उसमें डर्मेटोलॉजी के 3-4 लेक्चर्स होते थे। तो राइट। हमारी एक मैडम थी, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, प्रोफ़ेसर डॉक्टर सबरीना सोहेल पॉल। राइट। वो आती थीं और बस मैं इतना वो ऐसे लेक्चर लेती थी कि मैं पूरी तवज्जो से सुनना, और मुझे यूँ लगना शुरू हो गया कि यस, ये डर्मेटोलॉजी मेरे लिए है, मैं इसमें जाऊँगी। देन आफ्टर दैट हमारा वार्ड लगता था थोड़े 14-15 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए, तो वो भी मैंने जाके बड़ा शौक से अटेंड किया। तो तब हमें वही मैडम पढ़ाती होती थी एक-एक चीज़, तो वो मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया। देन आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले देखूँगी कि वाक़ई क्या मैं डर्मेटोलॉजी परस्यू कर सकती हूँ। फिर वो हाउस जॉब में मुझे लगा कि राइट। वाक़ई दिस इज़ द फील्ड। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन डर्मा जो चीज़ मुझे अपील करती है, जो बहुत सारे अभी अपकमिंग डॉक्टर्स और MBBS स्टूडेंट्स को भी ये शायद फ़ायदा दे, कि आप जब चीज़ पेशेंट के साथ बैठे होते हैं तो तकरीबन 80 टू 90% आप उसी वक़्त डायग्नोज़ कर लेते हैं चीज़ों को। राइट। बाकी मुझे यूँ लगता था जैसे किसी भी फ़ील्ड में पेशेंट जाता है तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन वी कांट डू
एनीथिंग लाइक अगर जी, बुखार भी है तो हमें नहीं पता कि टाइफाइड है, बिल्कुल। मलेरिया है, डेंगू है, मतलब यू हैव टू इन्वेस्टिगेट पेशेंट। तो इन डर्मेटोलॉजी आप 90% ऑलमोस्ट इन ओपीडी आप डायग्नोसिस करके देयर एंड राइट, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। राइट। तो बस वो आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लियन को पिक करना आना चाहिए, तो वक्त के साथ साथ मेरी इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया। राइट, आपके सफ़र के हवाले से तो आपने हमें बताया। वापस आते हैं आपकी फ़ील्ड के हवाले से, जो हमारा मौज़ू है उस पर बात करते हैं। अमूमी तौर पर अगर हम जनरली बात करें तो ऐसे कौन से अमूमी जिल्द के अमराज़ हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है और ज़ाहिर है आप एज़ डॉक्टर उनको ट्रीट करती हैं? अच्छा, अगर हम ओपीडी की बात करें डेली रूटीन ओपीडी में, तो बहुत ज़्यादा अगर केसेस आते हैं तो चेहरे के ऊपर एक्ने के आते हैं, राइट, दाने, कील, मुहासे, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जिनको लोग कहते हैं, दर्द वाले दाने निकलते हैं और वो 12-13 साल की एज से स्टार्ट होते हैं और बाज़ों का 40-45 साल तक के राइट, केसेस इस एज के दरमियान के आते रहते हैं। फिर चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, मेल्स भी, फीमेल्स भी। एंड देन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आता है, राइट, डिफ्यूज़ हेयर फॉल, पूरे सर के बाल गिर रहे हैं और फिर कुछ जैसे ड्राई स्किन से ख़ारिश, चंबल, सोराइसिस, राइट। फंगल इन्फेक्शंस और बच्चों में थोड़े से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये हमारे कॉमन डेली रूटीन की ओपीडी है जो हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें आप बच्चों के हवाले से बताइए, क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि ये बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। हर एज ग्रुप के लोगों को हम कुछ देंगे इन्फॉर्मेशन ताकि वो अपनी स्किन केयर बेहतर कर सकें। बच्चों के ऐसे कौन से अमराज हैं जिनका आप ट्रीट करती हैं और बच्चों को जिनका सामना करना पड़ सकता है? अच्छा, बच्चों में स्पेशली ये जब सर्दियाँ वगैरह स्टार्ट हो रही होती हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पूरी ओवरऑल स्किन ड्राई हो गई है, बच्चा स्क्रैच कर रहा है, राइट, बहुत ज़्यादा ख़ारिश के साथ बच्चे आते हैं। फिर एक एक्जिमा की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एटोपिक एक्जिमा, जो राइट, एलर्जी वाला एक्जिमा होता है, राइट, वो बड़ा फ्लेयर होता है बच्चों में और अक्सर एक्जिमा की यही वाली टाइप बच्चों में ज़्यादा आती है। राइट, तो इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस बहुत आ जाते हैं जिनको हम मोलस्कम कहते हैं, छोटे-छोटे दाने जिस्म के ऊपर और एक छाले भी होते हैं जिनमें पस पड़ी हुई होती है, राइट। इम्पेटाइगो जिसको हम कहते हैं। तो ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो हम बच्चों की स्किन में बहुत कॉमनली देखते हैं। अभी आपने अमूमी बीमारियों में एक्ने का ज़िक्र किया था। एक्ने के हवाले से बताइए कि बेसिकली ये है क्या और होती क्यों है? और इसकी कोई ख़ास एज ग्रुप है? नौजवानों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है या हर उम्र के लोगों में एक्ने अकर कर एक्ने। सकती है? अच्छा, एक्ने बेसिकली जिल्द के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम पाइलोसेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो जो एक सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है, ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक्नी बेसिकली वहाँ से इमर्ज होती है और बेसिकली जो एक्नी जिसका हम कहते हैं ना कि सिर्फ नौजवानी में या जिसे कहते हैं जवानी में दाने निकलते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अर्ली एज जैसे 12-13 साल की उम्र से एक्नी स्टार्ट हो सकती है बच्चों को, बच्चियों को, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं या जब वो प्यूबर्टी को हिट कर रहे होते हैं और उसके बाद एक्नी बहुत लंबे अरसे तक चल सकती है। ऑन एंड ऑफ फ्लेयर आ सकते हैं बार-बार एक्ने के और अक्सर 40 प्लस के ख़वातीन और मर्दों में भी एक्ने होती है। राइट, और इसमें बहुत सारी एक्ने को बेसिकली प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ पिगमेंटेशन और जो स्कारिंग होती है, वो फिर लाइफ लॉन्ग एक मसला बन बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं राइट। कि जी अच्छा ये आप ना बस पानी ज़्यादा पिएँ, हुँ, आप साफ़ी पिएँ, आप राइट। आप ऑयली चीज़ें छोड़ दें खाने बिल्कुल, वाली, बिल्कुल, आप चूँकि जंक बहुत खाते हैं तो एक्ने हो रही है। तो बहुत सारे इस किस्म के मिथ्स हैं जो बिल्कुल बच्चे सही। को कहे जाते हैं, लेकिन बच्चा वो सब फॉलो भी करे तब भी एक्ने से छुटकारा नहीं हो रहा होता। राइट, तो बेसिकली इट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट राइट, एज़ पर सेवेरिटी ऑफ एक्ने कि राइट, आपके जिल्द पे किस तरह की एक्ने है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट है। और बाज़ औक़ात ओवर द काउंटर जो क्रीम्स हैं जिनका हर एक को पता होता है, फ़ौरन मिल जाती हैं कि जी ये लगा लें, उनमें बड़ा पोटेंट स्टेरॉइड होता है। राइट। वो 1-2 दिन आपको यूँ लगता है कि बच्चे के दाने, स्किन के दाने एकदम से बैठ गए हैं, उसके बाद वो पूरे चेहरे पे फैल जाते हैं बिल्कुल, और बड़ी स्टबर्न ज़िद्दी किस्म की एक्ने हो जाती है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि जब भी पेशेंट को या बच्चे-बच्ची या घर में किसी को भी ये होना शुरू हो, तो उसको डॉक्टर के मशवरे से जो भी चीज़ लगाएँ, चाहे 2 ट्यूब्स हों, 1 ट्यूब, लेकिन वो हुँ, प्रॉपर हों। राइट। आप ओवर द काउंटर खराब चीज़ें यूज़ करके अपनी एक्ने को मज़ीद खराब ना करें। हार्मोनल जो चेंजेज़ होते हैं, खुसूसन जब बच्चे मैच्योरिटी की तरफ जा हुँ। रहे होते हैं, तो तब भी कुछ स्किन के मसाइल उन्हें सामना करना पड़ सकते हैं?
सबसे जो बेसिक हार्मोनल या सबसे जो कॉमन हार्मोनल इशू आता है जब बच्चे प्यूबर्टी की, वो एक्नी ही है। राइट। एक्नी ही है। और बाज़ औक़ात जैसे ख़वातीन हैं उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और गैर ज़रूरी बाल जैसे बियर्ड एरिया पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन है वो एक्ने ही है, वो राइट। एंड्रोजन डिपेंडेंट होती है, लेकिन उसमें हार्मोन्स ख़राब होना ज़रूरी नहीं है कि हुँ। किसी के ख़राब हैं तब एक्ने हो रही है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपने उस एक्ने को बस ऊपर से एड्रेस करना होता है कि हम उसको ट्रीट कैसे करें। एक्सेस आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट। वही वाली डक्ट जो मैंने ग्लैंड का नाम लिया, हुँ। वो ब्लॉक हो जाता है, फिर राइट। वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड बनता है, फिर उसमें पस पड़ जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत मोटे पेन वाले दाने बनते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चों को बहुत आदत होती है निकालने की, कि मैंने जी दाने को निकालना है, उसमें से ब्लैक हेड निकालना है, व्हाइट हेड, उससे बड़ा गंदा स्कार बनता है। तो राइट। वो जो स्कारिंग होती है, वो एक्नी से भी एक वर्स चीज़ होती है। एक्नी तो दवाइयों से 99% मेडिसिन से ठीक हो जाती है, राइट। लगाने वाली, खाने वाली। हम उसको एक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को सेट करके देते हैं 3 से 6 महीने तक। राइट। लेकिन जो स्कार्स होते हैं उनके लिए फिर प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, राइट। और फिर वो एक ऑब्वियसली। लंबा जो है वो पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। अभी आपने साफ़ी और ऐसे घरेलू टोटकों का ज़िक्र किया। ये कितने डेंजरस हो सकते हैं या कितने हेल्पफुल हो सकते हैं सम टाइम डिफरेंट केसेस में? और इनकी क्या हौसला शिकनी होनी चाहिए कि अपने ताईं घरेलू टोटके मुमकिन है वक़्ती तौर पे कुछ रिलीफ़ तो मिल जाए, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि लॉन्गर रन में उसका कुछ ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ सकता है। तो इनको बतौर एक डर्मा कंसल्टेंट आप क्या एडवाइस करेंगी पेरेंट्स को और ख़ुसूसन बच्चों को, क्योंकि मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है और बच्चों को जब एक्ने चेहरे पे नज़र आती है तो इनकी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि उसको किसी तरह भी हम खींच के निकाल दें। निकाल दें। तो हुँ। क्या घरेलू टोटकों के हवाले से आपकी क्या राय है और क्या सजेशन है और क्या बल्कि एडवाइस है आपकी? अच्छा, घरेलू टोटकों को ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उसमें एक तो गैर ज़रूरी आप एफ़र्ट्स पुट कर रहे होते हो हुँ। अपनी एनर्जीज़ की, सारा दिन जी पानी पिया जा रहा है, पानी पिएँगे तो एक्ने नहीं होगी, वो सिर्फ़ आपकी किडनी ही ओवर एक्टिव होगी हाँ। और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा साफ़ ही पीना। अच्छा, मैदे के साथ एक्ने का बहुत ज़्यादा रिलेशन हर घर में समझा जाता है कि मैदे की गर्मी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो भी हमें भी पेशेंट्स भी बता रहे होते हैं सुन-सुन के ओपीडी में, जी जिगर हुँ। की गर्मी है, हुँ। मैदे की गर्मी। ऐसा कुछ नहीं है। एक्ने राइट। का स्टमक के साथ डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है। राइट। और एक्ने का ये जो ऑयल हम खाते हैं फूड में, ज़ाहिर है ऑयल, आप हेल्दी फूड खाएँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऑयल खाना शुरू कर दें, ऑयली फूड खाना शुरू कर दें। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है कि आप ऑयली फूड खा रहे हैं इसलिए हुँ। एक्ने हो रही है। लेकिन जो फूड का ऑयल है, वो आपके स्किन के ऑयल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक स्किन में आके ऑयल बन रहा हुँ। है। इस चीज़ को भी एक समझने की ज़रूरत है कि बच्चा बाज़-औक़ात, एक तो होता है कि भई ओवरवेट बच्चा हो, आप उसको समझाएँ, हुँ। ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात बच्चों की डाइट में से बहुत जो मेन चीज़ें हैं, हुँ। अंडा बंद कर देते हुँ। हैं, पराठा बंद कर देते हैं, जो बिल्कुल, कि छोटे बच्चों की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये उनकी डाइट इस वक़्त नहीं होगी तो फिर वो कब मतलब ये वाली राइट, डाइट राइट। लेंगे प्रॉपर। और ये चीज़ें अननेसेसरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं। हाँ, राइट। एक बच्चा मेरे पास आया था, वो गर्मियों में कि जी आम नहीं खाने दे रहे पेरेंट्स, कि मुझे बहुत सेवियर एक्ने थी। तो आई सेड कि आप दवाई भी लें और आम भी खाएँ। सही। तो वो माशाल्लाह मुझे वो ठीक होता है, वो बड़ा हँस रहे होते हैं कि इतनी बड़ी जो एक मिथ हुँ। घर में पल रही होती है, उसको वो एड्रेस हो जाती है और वो पेशेंट। बेसन चेहरे पे लगाए, ये चीज़ें। हाँ, कि मैं जी साबुन नहीं लगाती, मैं हाँ। बेसन आई ऑलवेज़ डिस्करेज कि इस राइट। तरह की कोई चीज़ ना करें, और सिंपल से सिंपल रेजीम को फ़ॉलो करें, और ऑलवेज़ सी योर डॉक्टर कि वो आपको क्या 2 हुँ। चीज़ें, 3 चीज़ें एज़ पर योर एक्ने सेवेरिटी राइट। और आपकी स्किन टाइप, कि आपकी ड्राई स्किन पे एक्ने है, ऑयली स्किन पे एक्ने है। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि हमेशा ऑयली स्किन पे ही एक्ने होगी। हुँ। ड्राई स्किन की भी एक्ने होती है, राइट। ड्राई स्किन पे भी एक्ने होती है। ग्लैंड तो होता है स्किन के अंदर, राइट। तो उसको बस देखें और डॉक्टर के मशवरे से प्लीज़ चलें। हुँ, डॉक्टर साहब टेक्निक से आगे चलते हैं। ज़रूर। चेहरे के जो गैर ज़रूरी बाल हैं उस पे कुछ लोगों का बड़ा कंसर्न होता है। चलें मर्दों को तो वी हैव टू बी विद चेहरे के बाल, लेकिन ख़्वातीन में ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। इसकी वजह क्या होती है? और सेकंड ये बताइए कि इसका प्रॉपर तरीक़े इलाज इलाज क्या है? क्या अवेलेबल है ख़ुसूसन हमारे यहाँ शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में? अच्छा, चेहरे के बचियाँ बहुत ज़्यादा, ये बहुत अगेन कॉमन इश्यू है। एक तो ये कि जब हमारा ख़्वातीन में साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेहरे के गैर ज़रूरी बाल राइट। आना शुरू हो जाते हैं। और वो अक्सर हम
गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेते हैं जस्ट टू रूल आउट कि पेशेंट को कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है। उसमें ना सिर्फ चेहरे के गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों को एक्नी भी होना शुरू हो जाती है, सर के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन यानी अननेसेसरी आपको लग रहा होता है कि पेशेंट का खाना पीना अगर नॉर्मल है हिस्ट्री पे तो वो उसका वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो पीसीओएस एक बहुत बड़ी कॉज है। लेकिन सम टाइम पीसीओएस के बगैर भी गैर जी, ज़रूरी बाल आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक विदाउट एनी राइट, रीज़न। अच्छा, इसमें भी आप बहुत सारी स्टेप्स से गुजर के पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। राइट, सबसे पहले तो वो पार्लर्स के हाथे चढ़ जाता है कि जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये वैक्स करें, वो वैक्स करें, फलानी बहुत सारी वैक्स के नाम होते हैं, फलान करें तो बाल की जड़ खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। किसी भी कन्वेंशनल मेथड से ना बाल आपका बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है। जैसे राइट, वैक्स है, आप थ्रेड करते हैं, बाल की जड़ वही रहती है अनलेस आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और मोर एंड मोर जो आपके नॉर्मल हुँ, एक होता है ना ब्लॉन्ड बाल जो कि हर एक की स्किन पे होता है, वो बिल्कुल, कन्वर्ट होता जाता है काले बाल में राइट, अगर अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। अदरवाइज जो कन्वेंशनल तरीका इलाज है बालों को रिमूव करने का, उसका सवाए इसके कि जल्द खराब करने पे हुँ, और कोई भी बालों की जड़ को वो खत्म नहीं करेगा, कमजोर नहीं करेगा। और जितने भी ख्वातीन आती हैं वो वैक्स के भी साइड इफेक्ट्स लेके आती हैं राइट, और बाल तो ज़ाहिर है होते ही होते हैं। राइट, तो इसमें जो मेन फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, लोग कहते हैं पहले गोलियां दें या हमें क्रीमें दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोलियां और क्रीमें गैर ज़रूरी बालों के इलाज में है ही नहीं। राइट, आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है लेज़र हेयर रिमूवल। राइट, लेज़र हेयर रिमूवल, आपने शिफा की बात की, हमारे पास शिफा इंटरनेशनल में एंटी एग लेज़र है, बहुत अच्छा लेज़र है जो कि बहुत ही क्विक उसके रिजल्ट्स हैं। राइट, आप 7 से 8 सेशंस 1 मंथ में 1 सेशन कराते हैं और हुँ, आपकी बाल की जड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, पतला होना शुरू हो जाता है, बहुत ईज़िली वो रिमूव हो जाता है, हाथ में राइट, खींचने से बाल चला जाता है राइट, और इन द एंड आपकी मतलब 80 से 90% बाल परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। राइट। मैम चेहरे के बालों की तो बात हमने की है। ड्राई स्किन के हवाले से बताइए क्योंकि मौसम जो चेंज होता है स्किन में भी कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ड्राई स्किन भी खुसूसन सर्द मौसम में एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, चाहे वो मर्द हो चाहे ख्वातीन हो सबका कंसर्न रहता है। तो ड्राई स्किन में परमानेंट ड्राई स्किन क्या ये भी एक काइंड ऑफ स्किन है या गर्मी सर्दी में ही जो ड्राई रहेगी? सर्द मौसम में तो ऑब्वियसली ड्राई रहती है। तो ड्राई स्किन के हवाले से क्या एडवाइस करेंगी आप जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें क्या करना चाहिए? और अगर परमानेंट ड्राई स्किन है तो उसका तरीके इलाज के हवाले से बताइए? अच्छा, एक तो ये है जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों की होती ही ड्राई स्किन है, यानी कुछ की ऑयली होती है, कुछ की ड्राई राइट, होती है, कुछ की नॉर्मल होती है। तो जो ड्राई स्किन है उसको हमें मेंटेन रखना होता है। राइट, उसमें 2-3 टिप्स हैं कि आप ना साबुन कम से कम इस्तेमाल करें, राइट, गैर ज़रूरी साबुन। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि साबुन से हमारी स्किन क्लीन होगी या जरासीम का खात्मा होगा, ऐसा राइट, बहुत कम जो है ना वो रियलिटी नहीं है। तो साबुन के केमिकल्स आपकी स्किन को मज़ीद से मज़ीद रॉ और ड्राई करते जाते हैं, ठीक रफ है? हो जाएँगे। रफ़ हो जाते हैं। तो आप ऐसे नॉन केमिकल क्लींजर्स आते हैं जिसमें केमिकल कम से कम होता है लेकिन वो हुँ, फेस को क्लीन करते हैं, हाथों को क्लीन करते हैं, राइट, जरासीम का भी खात्मा करते हैं, तो वो वाले आप यूज़ करें। दूसरा ये है कि जिनकी एक ड्राई स्किन, हम इमोलिएंट्स बनवाते हैं जिनमें राइट, व्हाइट्स ऑफ पैराफिन होता है, यूरिया होता है, वो इमोलिएंट्स आफ्टर बाथ अगर आप लगा लें तो आपको हुँ, ड्राई स्किन के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। राइट, और जो सर्दियों में ड्राई स्किन होती है उसमें पेशेंट को जस्ट अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ता है। अगर आप कोई एक्सफोलिएंट्स लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ख्वातीन आजकल बहुत ज़्यादा रेटिनॉल का इस्तेमाल है, हुँ, सैलिसाइलिक एसिड का, मेंडालिक एसिड का, तो इसको कम से कम कर दें। मॉइस्चराइज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को करें हुँ, और अपने जो सन ब्लॉक्स और ये वाली चीज़ें भी हैं, ये भी लोशन बेस्ड कर दें या हुँ। वाटर बेस्ड कर दें ताकि आपकी स्किन की ड्राइनेस को एड्रेस किया जाए। अक्सर स्किन पे कुछ सफ़ेद धब्बे नुमा चीज़ें उभर के आती हैं। आप बेहतर जानती हैं वो क्या है, आप हमें गाइड कीजिए, हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए कि ये सफ़ेद धब्बे क्या कहलाते हैं? और क्या ये परेशान कुन बात है या इट्स अ नॉर्मल थिंग? अच्छा, सफ़ेद धब्बे बहुत तरह के हो सकते हैं, 3-4। अक्सर लोग हमें भी कोई मैसेज करते हैं कि सफ़ेद रंग का निशान है, क्या लगाएँ? हुँ, वो बड़ा मुश्किल होता है बताना कि हुँ, क्या लगाएँ। एक तो ये है जैसे अभी हमने बात की ड्राई स्किन की। हुँ, ड्राई स्किन की एक टाइप है जिसको हम चंबल की एक किस्म कहते हैं। राइट, एल्बा उसका नाम ही है, पिट्रिएसिस एल्बा, यानी सफ़ेद रंग की चंबल, वो राइट, ड्राइनेस की वजह से होती है। राइट, उसमें हम यही साबुन बंद करते हैं, पेशेंट को मॉइस्चराइज़र देते हैं, यूरिया लोशंस देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। एक ड्राई
धब्बे सॉरी सफ़ेद धब्बे ऐसे होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हुँ, हैं, वो देखना पड़ता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या क्या। उसमें ज़ाहिर है हम एंटी फंगल्स देते हैं। और कुछ जिसको हम बहुत कॉमन सबको पता है कि ये और डरे हुए लोग आते हैं अगर उनको वाइट किस्म के निशान हो कि ये फुलबेरी तो नहीं है। हुँ, वो जिसको फुलबेरी जिसको आम लफ्ज़ों में विटिलाइगो विटिलाइगो कहते हैं, आम लफ्ज़ों में फुलबेरी कहते हैं। वो भी देखनी पड़ेगी कि वो होती है या नहीं होती। राइट। उसमें जेनेटिक उसमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी कॉमन होती है, हुँ, लोगों की फैमिली में चल रहा होता है तो। लेकिन इन सब के इलाज तरीका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। और कभी भी डॉक्टर के मशवरे से बगैर खुद से ना शुरू करें कि हम इसके ऊपर ये लगाएँ या वो लगाएँ। मोल्स के हवाले से कुछ अगर हम बात करें जिन्हें तिल कहते हैं ये क्या पैदाइशी कुछ मोल्स होते हैं लेकिन कुछ मोल्स कुछ तिल ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तो नहीं होते लेकिन वक्त के साथ साथ वो आपकी बॉडी पे ब किसी भी हिस्से पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ का तो साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोल्स के हवाले से बताइए क्या इनको अक्सर लोग इनको कटवाने की तरफ भी जाते हैं तो इसमें क्या आपकी एडवाइस है मोल्स के हवाले से? बिल्कुल मोल्स पैदाइशी भी होते हैं और एक्वायर्ड भी होते हैं, यानी आप ड्यूरिंग लाइफ भी निकलते रहते हैं और इसमें भी थोड़ी सी फेमिलियल टेंडेंसी होती है, फैमिली टेंडेंसी होती है कि आपकी फैमिली में मतलब मोल्स की टेंडेंसी ज़्यादा है। कुछ मोल्स की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ मोल्स तो बड़ी इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, राइट, लेकिन कुछ मोल्स को हम कहते हैं कि ना छेड़ें, या राइट। अगर निकलवाना है तो हम पूरा एक एक्सरसाइज करके निकालते हैं, हुँ, उसकी जड़ को भी निकालते हैं। और कुछ जिनको ज़्यादातर लोग मोल समझते हैं वो एज स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली वाइट स्किन में हुँ, टाइप 2 जिसको हम स्किन कहते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन है, नॉर्दर्न एरियाज़ में। उनमें वो आना शुरू हो जाते हैं, उनको सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं, वो बहुत ईज़िली रिमूवेबल होते हैं। राइट। लेकिन कोई भी मोल जिसका साइज़ आपने जैसे ज़िक्र किया साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए और इमीडिएट फ़ौरन से आपको लगे कि साइज़ बढ़ रहा है हुँ, और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो ज़रा चेंज होना शुरू हो जाएँ, उसकी रंगत में तब्दीली होना शुरू हो जाए, तो ऑलवेज़ सी योर डॉक्टर के देखें कि एग्ज़ैक्टली वो मोल निकालने वाला है, उसकी बायोप्सी करने वाली है, हुँ, या उसको हम छोड़ा भी जा सकता है, यानी विदाउट राइट। एनी हार्मलेस है वो। डॉक्टर मारिया बालों का गिरना सबका कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है। बालों के गिरने के हवाले से बताइए क्योंकि कोई भी गंजा नज़र नहीं आना चाहता। तो क्या एक तो बताइए कि इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह गिरते क्यों हैं बाल ताकि बंदा वो देखे कि यार गिर क्यों रहे हैं? और सेकंड अब जिनका हेयर फॉल हो रहा है, वो क्या करें? क्या इनिशियली जो कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पे करना है, वो क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तो बालों के गिरने की सबसे मेन वजह ख़्वातीन में ना खून की कमी है। मर्दों का भी हाँ, बता दें। मर्दों का भी बताती हूँ, मर्दों का इसके बाद ज़िक्र करते हैं। खून की, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं ना, एकदम से आपको लगे कि 3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, राइट, बजाए इसके अगेन टोटके लगाने हाँ, के बजाय। प्याज़ का पानी। इसमें यस, प्याज़ का पानी और पता नहीं अंडा, दही वगैरह-वगैरह। उसमें विटामिन डी की कमी से बहुत बाल गिरते राइट, हैं। थायरॉइड के कुछ मसाइल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका गिल्लड़ ये जो थायरॉइड गॉइटर है ये जी। नज़र आ रहा हो तो तभी थायरॉइड का हुँ, मसला होता है। बाज़ औक़ात वो एबनॉर्मल उसका होता है सिक्रीशन, तो भी बाल गिर रहे होते हैं। और राइट, समटाइम्स ये हमने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा और लिटरेचर में भी कि सबसे थायरॉइड का एक ही सिम्पटम आ रहा है कि हेयर फॉल, हुँ, और वो हमारी हेयर फॉल की कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम आयरन चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन, विटामिन हुँ, डी, बी12, थायरॉइड, तो उन्हीं में थायरॉइड का प्रॉब्लम निकल आता है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से रजू करें, आप मेन कॉज़ देखें। हुँ, और अगेन एक बात ये कि कोई भी बीमारी से अगर कोई गुज़रा हो, खुदा ना ख़ास्ता, जैसे कोविड के बाद बहुत जी, ज़्यादा हेयर बिल्कुल, फॉल हुआ है, बिल्कुल। डेंगू है, टाइफॉइड है, अगर आपको बड़ा हाई ग्रेड फ़ीवर रहा है, कोई वायरल इलनेस, उसके 1-2 महीने बाद भी बाल गिरते हैं। वो उसको हम एक प्रॉपर टर्म का नाम देते हैं टीलोजिन इफ्लूवियम। तो बाज़ औक़ात तो टीलोजिन इफ्लूवियम सेल्फ जो है ना वो हुँ, उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं, खुद से ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो प्रोलॉन्ग चलता है और उसको इलाज की ज़रूरत होती है। राइट, इसमें प्रॉपर मल्टीविटामिन्स होती हैं, हम सीरम्स देते हैं, शैम्पूज़ देते हैं। और जो मेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है ना बालों के कम होने की, वो है उनकी जेनेटिक टेंडेंसी, कि वो राइट, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल्स में सबसे ज़्यादा आता है। राइट, लेकिन मेल्स में भी ये बीमारियों के बाद वाला, जैसे कोविड के बाद बहुत हेयर बिल्कुल, फॉल, तो वो जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, या मेल पैटर्न जो गंजापन
होता है मेल्स में, उसमें सबसे जो अर्ली आती है कि वो आपकी हेयर लाइन पीछे होना शुरू हो बिल्कुल, जाती है बिल्कुल। और आपके क्राउन से आपका ऑक्सीपिटल जी, रीजन से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत सारी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, सीरम्स होते हैं, स्प्रेज़ होते हैं, और अगर किसी पेशेंट के ज़्यादा गिर गए, तो हम यही कहते हैं कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ। हुँ। देन वी हैव प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा ट्रीटमेंट, जिसको हम पीआरपी का नाम देते हैं। बिल्कुल, मैं ये उससे पूछना चाह रहा था कि पीआरपी क्योंकि आजकल बहुत मेल्स में बहुत ज़्यादा रुझान है हुँ, पीआरपी के, हुँ, हुँ। जितने बाल रहेंगे कम से कम उनको तो सँभाल लें। हाँ। ये क्या फ्रूटफुल भी साबित होता है, कोई फ़ायदेमंद भी है पीआरपी? पीआरपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। राइट, मतलब अगर आप पेशेंट का 1 आध महीने में प्रॉपर मल्टीविटामिन जो हेयर की होती हैं, वो देने से नहीं एड्रेस हो रहा, हुँ, तो पीआरपी जो एक ग्रोथ फैक्टर रिच एक प्लाज़्मा होता है, जो हुँ, हम सर की जल्द में इंजेक्ट करते हैं बड़ी राइट, छोटी-सी नीडल के साथ। ना सिर्फ़ उससे जो एक्सिस्टिंग हेयर हैं, हुँ, वो आपके ज़रा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ज़रा राइट, बेहतर हो जाते हैं, उनका शाफ्ट बेहतर हो जाते हैं, उनकी जान आ जाती है। जैसे कहते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल, बिल्कुल लस्टरलेस और बिल्कुल कमज़ोर सही, बाल हुए हुए हैं, फ्रिज़ आ जाता है बालों बिल्कुल में, सही, बिल्कुल कमज़ोर बालों में, बल्कि नया बाल भी उगता है। तो राइट, पीआरपी एक बड़ा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर राइट, कोई पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहता, या वो कहता है मैं बाद में कराऊँगा, हुँ, तो जो एक्सिस्टिंग बाल हैं उनको होल्ड देने के लिए या हुँ। उनको बेहतर करने के लिए पीआरपी बहुत ज़्यादा उसके डॉक्टर रोल है। मारिया, क्लैरिटी दीजिएगा हेयर फॉल के हवाले से। वंस एक बाल हेयर फॉल हो गया हुँ, है, हुँ। तो क्या वो बाल जैसे अब बाल अपनी हेयर कट करवाते हैं तो बाल ज़ाहिर है दोबारा से ग्रो करते हैं। बाल अगर हेयर फॉल हो रहा है और क्या दोबारा से बाल वो जो गिर चुके हैं वो दोबारा निकलते हैं या नहीं निकलते? एक एम्बिग्विटी है, इसको क्लैरिटी दीजिए थोड़ी। अच्छा, अगर तो बिल्कुल जैसे बॉल्डनेस की स्टेज आगे जा चुकी हुई राइट, है, मतलब ज़्यादा शुरू में नहीं डॉक्टर का कोई भी हुँ, मशवरा लिया या जो, तो वो फिर वापस आना मुश्किल होता है। वो फिर राइट, ट्रांसप्लांट ही इलाज होता है कि आप राइट, पहले ट्रांसप्लांट कराएँ, हुँ, और फिर ट्रांसप्लांट के बाल को भी होल्ड करने के लिए हम पीआरपी के सेशंस करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे प्रेज़ेंट किए हैं, या बिल्कुल, जैसे हमने सादी कॉजेज़ हेयर फॉल की या बालों के गिरने की, बाल्डनेस की, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें राइट, आपका स्कार बन जाता है, हुँ, स्कारिंग एलोपेशिया ऐसे कहते हैं, वो मेल्स में भी हो सकती हैं, हुँ। फीमेल्स में भी हो सकती हैं। उसमें बाल की जड़ डैमेज हो जाती है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, कि बाल वापस आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर मारिया, हमने अमूमी जल्दी अमराज़ के हवाले से तो बात की है। कुछ हमें बताइए कि सीरियस नौइयत के जो जल्दी अमराज़ हैं, वो कौन-कौन से हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, सीरियस नोयत के भी बहुत ज़्यादा जल्दी अमराज़ हैं, स्पेशली बाकी जो फ़ील्ड्स हैं वो ये समझते हैं अक्सर कि डर्मेटोलॉजी जो है ना, बस हुँ, आम दाने-शाने और छाइयाँ ही हाँ, देखते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत सारे अमराज़ हैं जो ज़रा सीरियस नोयत के हैं, लाइफ़ एंड डेथ उसमें मामला होता है। उसमें कुछ बुल्लस डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हुँ, पूरे जिस्म पे छाले बन जाते हैं और पूरी स्किन उतर जाती है, राइट, और वो बिल्कुल ऐसे पेशेंट प्रेज़ेंट करता है जैसे एक बर्न का पेशेंट प्रेज़ेंट राइट, करता है। और इसी तरह कुछ ड्रग रिएक्शंस हैं जो कि हुँ, हुँ, बहुत ही सीरियस होते हैं, और उसमें भी पेशेंट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा उसका एडमिशन भी करना पड़ता है और आईसीयूज़ में भी रखना पड़ता है। उसमें स्टीवन जॉनसन बहुत कॉमन है, फिर एक ड्रेस सिंड्रोम है बहुत कॉमन है, फिर 10 बहुत कॉमन है। तो ये कुछ सीरियस नोयत के, और शिफ़ा में तो चूँकि हमारी आईपीडी केयर बहुत अच्छी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेशेंट्स अक्सर जो सीरियस वाले होते हैं वो यहाँ पे हर वक़्त आपके पास पेशेंट्स वो एडमिट मौजूद होते हैं। अच्छा, हुँ। मैं कुछ लोगों के चेहरों पे अगेन ख़्वातीन को ज़्यादा कंसर्न रहता है, चेहरे की छाइयाँ और कुछ चेहरे पे निशानात आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स भी ग़ालिबन उन्हें कहा जाता है। ये क्यों आते हैं? और इनको ऑब्वियसली पहली तो एडवाइस तो ये है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। लेकिन तो खुद से क्या कर सकते हैं अगर डॉक्टर कहे कि आप कम से कम ये कर लें, अगर हुँ। मेडिकेशन की तरफ आपने नहीं आना, छाइयाँ और चेहरे के निशानात के हवाले से? अच्छा, ये भी बहुत कॉमन ओपीडी का इश्यू है, और ये बेसिकली छाइयाँ और जो फ्रेकलिंग या जिसको हम मेलाज़्मा कहते हैं, जी, अमीना। ये पेशेंट की एंग्ज़ायटी, पेशेंट की सेल्फ एस्टीम, इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हिट कर रही होती है। तो इसमें वही अगेन
कुछ सौ वजूहात इंटरनल हैं कि राइट। खून की कमी होगी, हमें कोई खुदा ना खास्ता क्रॉनिक डिजीज़ है जिसके असरात चेहरे पे आ रहे हैं और चेहरे की छाइयाँ जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। और कुछ हमारी स्किन का विद टाइम जो यूवी डैमेज है, सूरज की रोशनी से डैमेज है वो, और ये जो जिनकी स्किन वाइट होती है या जो हमें अच्छी लगती है एशियन स्किन की, जो बड़ी गोरी स्किन है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं पिगमेंटेशन राइट। के। अच्छा, सबसे पहले तो आप जब भी चेहरे की छाइयाँ या जिल्द की हिफाजत के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये होता है कि आप ना सन प्रोटेक्शन अप्लाई करें, राइट। सनस्क्रीन अप्लाई करें, सन ब्लॉक्स अप्लाई करें। आपको मतलब आप जितनी जल्दी अप्लाई करना शुरू कर देंगे, स्पेशली पीक आवर्स में जब आप बाहर निकल राइट। रहे होते हैं 11 से 4 बजे तक, तो लाज़मी अप्लाई करें। ये राइट। प्रोटेक्टिव होता है और प्रिवेंटिव भी होता है कि छाइयाँ राइट। कम बनती हैं, देर से बनती हैं, क्योंकि ये डैमेज तो यूवी रेडिएशन से चलता है, वक्त के साथ-साथ लेकिन एक हमारी शील्ड स्किन मिल डैमेज जाता कर है। एक शील्ड मिल जाती है। और जब खुदा ना खास्ता पड़ना शुरू हो जाएँ, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाए, तो अगेन आपकी जिल्द की टाइप क्या है? कि अगर ड्राई स्किन है तो उसमें हमने कौन-सी चीज़ें देनी हैं जो राइट। पिगमेंटेशन को एड्रेस कर सकती हैं, और अगर नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो उसमें कौन-सी देनी है। राइट। और वो बहुत सारी क्रीम्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, सीरम्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो एटलीस्ट अर्ली स्टार्ट से ही अगर आप ये लगाना शुरू कर दें, तो वो गाढ़ी भी नहीं होंगी, वो स्प्रेड भी नहीं राइट। होंगी, और उनसे थोड़ा बहुत बचाव मुमकिन है। मैम आजकल मुख्तलिफ स्किन के प्रोसीजर्स काफ़ी इन हैं बड़े आजकल की यूथ में ख़ास तौर पे। हाइड्रा फेशियल भी उनमें से एक है। हमें कुछ गाइड कीजिए हाइड्रा फेशियल है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं? अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा लोग आके कहते हैं कि लोग आके कंसल्ट भी नहीं करते और कहते हैं मैंने हाइड्रा फेशियल कराना है, या मेरा ये कर दें या मेरा वो प्रोसीजर कर दें, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडिकेटेड आप कह लें, एक डीप क्लींजिंग है चेहरे की, हुँ। हाइड्रेशन है और उसकी एक्सफोलिएशन है। राइट। टॉप मोस्ट केराटिन उसमें रिमूव होती है, और जो स्टक इन केराटिन प्लग्स हैं, या जिसको आप आम लफ्ज़ों में ब्लैक हेड या वाइट हेड्स कह लें, वो निकल जाते हैं, और उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी और सक्शन और इस किस्म की हुँ। चीज़ों से वो स्किन काफ़ी डीप हाइड्रेट हो जाती है, डीप क्लेंस हो जाती है। राइट। लेकिन हाइड्रा फेशियल के बारे में लोगों को लगता है वो छाइयाँ ख़त्म कर देगा, हुँ। वो मेरी रिंकल्स ख़त्म कर देगा, हुँ। वो एक एंटी एजिंग है। तो ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाइड्रा फेशियल कितना आपको इम्प्रूव कर सकता है। हुँ। इट्स अ टेम्परेरी प्रोसीजर कि आपको 10 राइट। दिन के लिए ग्लो दे देगा, और एक अच्छा ग्लो दे देगा, रादर देन कि एक पार्लर का आप काम कराएँ। हुँ। तो वो ऐसे बीच में इंग्रीडिएंट्स यूज़ करते हैं कि उसके बाद चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो राइट। जाते हैं, और मज़ीद चेहरे की खराबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उससे उससे बहुत बेहतर है कि आप राइट। हाइड्रा फेशियल ले मैम लें। व्हाट इज़ एक्ज़िमा? और इसकी अलामात क्या हैं और किन लोगों को ये टारगेट करता है एक्ज़िमा? एक्जिमा बेसिकली आप ये समझ लें कि चंबल आम लफ्ज़ों में उसको कहते हैं कि स्किन जो है ना खुरदरी हो जाना, राइट। सुर्ख हो जाना, उसके ऊपर छिलके बनना शुरू हो जाना, राइट। और इची होना, ख़ारिश होना शुरू हो जाना। और जब हम वो इच करते हैं तो हुँ। ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाती है। राइट। तो एक्जिमा बच्चों को भी टारगेट कर सकता अच्छा। है, मिडल एज में भी आता है। वजूहात और मैम वजूहा इसकी? ड्राई स्किन, अगर आपकी राइट। ऑलरेडी ड्राई स्किन है ना, तो ये मसला ज़्यादा हो सकता है, इंटरनल जो हुँ। एंडोजेनस जो अंदर के कॉजेज़ हैं। और अगर एक्सटर्नल कॉजेज़ में एक्जिमा बहुत सारी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन जो ख़वातीन में है वो डिटर्जेंट्स हैं। सर्फ़ और साबुन का हुँ। इस्तेमाल, आप डिश वॉशिंग में आप अगर सिर्फ़ ग्लव्स ही पहन लेना तो आपको हैंड एक्जिमा से बहुत हद तक बचा जा सकता राइट। है। और अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो यू आर मोर प्रोन टू हैव एक्जिमा, स्पेशली इन ओल्ड एज। राइट। ओल्ड एज में 2-3 कॉजेज़ होती हैं, पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे होते हैं, लिपिड लोअरिंग दवाइयों पे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे होते हैं। वो दवाइयाँ भी एक्जिमा को थोड़ा एग्रवेट करती हैं या राइट। ट्रिगर करती हैं। राइट। तो वही बात कि आप शावर के बाद या दिन में 1-2 दफ़ा अगर डीप एमोलिएंट जैसे व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, हुँ। यूरिया बेस्ड एमोलिएंट लगा लें तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन जब हो जाए, आपको लगे कि मेरी स्किन रॉ हो गई है, जैसे बच्चों में तो बिल्कुल डिफरेंट एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा बहुत हुँ। कॉमन हुँ। है। तो यू हैव टू सी डॉक्टर कि आपको किस एरिया के लिए कौन-सी क्रीम। आईलिड का एक्जिमा है, डिफरेंट राइट। इलाज है। लिप्स का एक्जिमा है, तो वो एक हर जगह की आपने डिफरेंट एप्लीकेशन लेनी होती है, टॉपिकल अभी तक एप्लीकेशन। मुझे जो पता चला है कि ड्राई स्किन बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इसको बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। रोकथाम करनी चाहिए। खुराक कितनी कारफ़रमा साबित होती है इस चीज़ में और खुराक का कितना अहम रोल है? शायद ये डायटीशियन से सवाल करना चाहिए था लेकिन ऑब्वियसली ड्रामा की फ़ील्ड आपकी है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं ड्राई स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले मर्दो हज़रात या ख़वातीन
किस तरह से अपनी डाइट में बैलेंस ला सकते हैं कि ऐसी क्या खुराक है जो कि ड्राई स्किन से मुतासिर शख्स को भी खानी चाहिए या फीमेल को भी खानी चाहिए और ऑयली वाला भी वो खाए ताकि बैलेंस मेंटेन बैलेंस हो जाए। अच्छा जो जल्द की ड्राइनेस या ऑयल है ना उसका डायरेक्ट इनटेक जो खुराक का ऑयल या वो हम्म, उससे कोई इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है बाकी ये कि आपके जो इनटेक अगर फ्रूट्स का अच्छा हम्म, होगा आपकी फाइबर का अच्छा होगा आपका पानी एडिक्वेट आप हम्म, लेंगे और हर जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके खुराक के मेन कार्ब्स हैं प्रोटीन है उन सबसे स्किन बेहतर होगी आपकी स्पेशली फ्रूट्स जूसेस और राइट, फाइबर और फ्रूट से स्किन बेहतर होगी लेकिन उसमें ड्राई अगर है तो आपको एक्सटर्नली अपनी जो स्किन की रूटीन है ना उसको चेंज करना पड़ेगा राइट, यानी आपने मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना है राइट, आपकी अगर स्कैल्प ड्राई है तो आपने कौन सा शैम्पू लगाना है या आपने कौन से सीरम सर के ऊपर लगाने हैं कि वो ड्राइनेस को कम करें हम्म, मतलब किसी खुराक से ड्राइनेस को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है बल्कि नहीं है और उसमें आपने एक्सटर्नली ही वो लेने होते हैं मेजर्स कि आप अपनी स्किन के ऑयल को और स्किन की ड्राइनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं राइट। फंगल इन्फेक्शंस के हवाले से बताइए। अमूमन हम देखते हैं कि पैरों की उंगलियों के हम्म दरमियान में कुछ फंगस आ जाती है, स्किन नर्म हो जाती है और स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। क्या ये भी फंगल इन्फेक्शन की काइंड है? और सेकंड ये बताइए कि ये क्यों अकर क्यों करती है, ये चीज़ होती क्यों है? किन वजूहात की बिना पे फंगल इन्फेक्शन की तरफ इंसान जाता है? अच्छा पाँव की फंगस बहुत कॉमन है जैसे आपने जिक्र किया सबसे इसके अलावा भी बहुत से एरियाज की फंगस होती है हाथों की फंगस नाखूनों की फंगस हो जाती है जेनिटल एरिया की फंगस हो जाती है ग्रोइन की फंगस फिर सर की जिल्द की फंगस हो जाती है राइट, मुंह के अंदर की फंगस हो जाती है तो जो पाँव की फंगस है बाकी भी फंगस बेसिकली डैम्प और वेट एरिया अगर ज़्यादा होगा राइट। तो पसीने पसीना ज़्यादा आएगा पाँव हर वक्त बंद होते हैं सॉक्स इवन सर्दियों स्किन में पाँव एक्सपोज़ की नहीं फंगस होती। लग जाती है और जब फंगस स्टार्ट हो जाए तो फिर उसका इलाज लाजमी कराना हुँ, पड़ता है वो खुद से ड्राई रखने से या जैसे आप वजू के बाद भी हम कहते हैं कि बिल्कुल। टोज को आप वेट टोज को आप ड्राई करें टॉवल से बीच में पानी ना रहे तो वो फिर उससे सिर्फ ठीक नहीं होती वो एक प्रिवेंटिव है फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लगाने वाली और बाज़ औक़ात खाने वाली भी देनी पड़ती है मैम हमने जल्दी अमराज के हवाले से तो सैर हासिल गुफ्तगू की है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जल्दी बीमारियों के हवाले से डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या-क्या जदीद तरीका इलाज दस्तयाब है? डर्मेटोलॉजी में हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बहुत क्वालिफाइड लोग हैं और हम 6-7 कंसल्टेंट्स हैं जो कि सारे वक्त अवेलेबल होते हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आपको कोई ना कोई राइट, डर्मेटोलॉजी का कंसल्टेंट मिलेगा राइट। और दूसरा ये कि हमारे पास जो जैसे आपने पहले कहा कि सवेयर नोयत के क्या हुँ, चीज़ें हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस वो आते हैं जो बहुत सवेयर होते हैं जैसे हुँ, ड्रग रिएक्शंस हो जाएं बुलस डिसऑर्डर्स हैं जो जिनको एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ आईपीडी हमारा इंडोर जो पेशेंट डिपार्टमेंट है उसकी केयर और हुँ, आईसीयू केयर बहुत अच्छी है राइट, कि पेशेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे से ठीक हुँ, होके जाते हैं और दूसरा हमारे पास ना सिर्फ कंसल्टेंट्स हैं बल्कि सारी एडवांस जो सहूलियात हैं लेज़र्स हैं फिर पीआरपी बोटॉक्स हुँ, हाइड्रोफेशियल इस तरह के जो एक्नी सॉरी स्कार्स के लेज़र हुँ, हेयर रिमूवल लेज़र्स ये सब सहूलियात मौजूद हैं राइट। पेशेंट्स के लिए कॉस्मेटिक के हवाले से भी। तकरीबन हाँ जी बिल्कुल, यकीनन शिफा अस्पताल में तो बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं डर्मेटोलॉजी के हवाले से भी। मैम हमें अब आम लोगों के लिए जो कि मेरा भी कंसर्न है, हमारे कैमरे के पीछे बैठे दोस्तों का भी कंसर्न है और जो हमें सुन रहे हैं उनका भी कंसर्न है। स्किन केयर, हेयर फॉल ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बुनियादी चीज़ें बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे वो अमल करें और अपनी स्किन केयर को और अपनी लाइफ़ को वो अच्छा कर सकते अच्छा हैं? कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, आपने सिर्फ़ उसको मेंटेन रखना है, मतलब उस पे कोई दाग-धब्बे नहीं है, एक्ने नहीं है, तो स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया करें राइट। और एक सन प्रोटेक्शन ज़रूर लगाया करें हुँ, लाज़मी। स्पेशली मेकअप भी जब अप्लाई करते हैं हम हुँ, ख़वातीन, ज़ाहिर है मेकअप पार्ट होता है हमारी लाइफ़ का एक, तो उससे पहले भी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत राइट, ज़रूरी है, ठीक है? राइट। अच्छा, जब भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हों, हुँ, जैसे एक्ने है और छाइयाँ हैं हुँ, या जो एक नॉर्मल अब मैं फेस की जिल्द की हुँ, बात कर रही हूँ, बाकी बीमारियों की अभी मैं बात नहीं कर रही, या सर की जिल्द की कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो, तो फिर आप
आपको एक जो आपके आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको हर वक़्त टोटका मिलता रहता बिल्कुल, है और बिल्कुल। हर वक़्त एक नया सीरम जिसमें जी ये जादू है, वो जादू है, प्लीज़ उसको फ़ॉलो ना करें। बिल्कुल। आप एक सिर्फ़ एक विज़िट अपने किसी भी नियर बाय स्किन के प्रोफ़ेशनल बंदे को दें, डर्मेटोलॉजिस्ट को दें, जो आपको 1 या 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मैक्सिमम हुँ, आपकी अपनी एज, आपकी अपनी स्किन टाइप के मुताबिक देगा। वरना अगर आप ये सीरम्स जो आपके हर वक़्त, क्योंकि हम भी देख रहे होते हैं सोशल मीडिया, तो आप ये लगाएँ, ये ख़त्म हो जाएगा, ये लगाएँ, ये हुँ। ख़त्म हो जाएगा। ये कोई सेट रूल नहीं है राइट, कि ये हर एक किस्म की स्किन पे लगाएँ। राइट। आपकी स्किन रॉ हो सकती है, क्रैक हो सकती है या मज़ीद दाने निकल बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं या मज़ीद पर्सन टू ख़राब हो पर्सन सकते हैं। वेरी करते हैं, येस, ऑब्वियसली। तो आपने अगर कोई अच्छे इंग्रीडिएंट्स जिनको हम कहते हैं ना, वो आप हर वक़्त सुनने को मिलते हैं कि मैं हुँ, ये भी यूज़ कर लूँ, ये भी यूज़ कर लूँ। लेकिन आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है, बिल्कुल। प्लीज़ वो आप मशवरा लेके यूज़ राइट, करें। तो मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, और उसके बाद कोई खुदा ना ख़ास्ता प्रॉब्लम हो तो डू टेक एडवाइस। राइट। हुँ। आखिर में मैम डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड में आने वाले नए स्टूडेंट्स को जो कि एमबीबीएस के बाद अब ज़ाहिर है स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड में जाएँगे, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़? अच्छा, बहुत सारे बच्चे आते भी हैं कि हम डर्मेटोलॉजी जॉइन करना चाहते हैं। तो मैं एक बात ये कहूँगी कि आजकल बहुत सारे बच्चे स्पेशली गर्ल्स, उनको लगता है कि जैसे डर्मेटोलॉजी में शॉर्टकट से आप एंटर हो जाएँगे। हुँ, हुँ, आफ्टर डूइंग एमबीबीएस देयर आर सो मेनी एस्थेटिक सेंटर्स हुँ, सो कॉल्ड, और वो आपको बहुत सारे जी डिप्लोमा हुँ, 6-6 दिन के या 7 दिन के या 2 हफ्ते के दे देते हैं, एंड यू आर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नाउ। राइट, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ शॉर्टकट्स के चक्करों में ना पड़ें। हुँ, अगर आपको इस फ़ील्ड से इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपने जो है ना जिल्द की मर्ज़ आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, या आपको देख के होता है एक हुँ, आपको ऑब्ज़र्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ज़रूर डर्मेटोलॉजी में आएँ। लेकिन थ्रू राइट, प्रॉपर चैनल आएँ, आप स्पेशलाइज़ेशन करें, आप और उसके बाद जो एस्थेटिक्स या जो भी आप करना चाहें, वो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे आफ्टर जो हमारे डॉक्टर बनते हैं आफ्टर एमबीबीएस, वो उनका दिल करता है कि हम फौरन से एस्टेब्लिश हो जाएं। हुँ। तो मेडिसिन में ना कोई जल्दी क्विक वो पेशेंस दरकार है। यस पेशेंस दरकार है। और दूसरा कोई ना मतलब जादुई वो नहीं है कि मैंने 6 महीने में मैं जी ये बन जाऊं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तो सही। आपको एक लॉन्ग जर्नी है, और डर्मा को स्पेशली मैं ये कहूंगी कि शॉर्टकट के लिए आप प्लीज मत आएं कि राइट, मुझे मैं जल्दी से कुछ बन जाऊँ, डर्मेटोलॉजी कर लूँगी तो मैं जल्दी से कुछ बन जाऊँगी, बाकी फ़ील्ड्स तो बड़ी मुश्किल है। तो डर्मा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इसमें अभी आपको 5 इयर्स की स्पेशलाइज़ेशन करनी पड़ती है, राइट, और उसके बाद आप जो भी आप एस्थेटिक फ़िज़िशियन बनना हुँ, चाहें, आप जो भी करें, आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते राइट, हैं, अगर आपको बेसलाइन स्पेशलाइज़ेशन आपने की हो राइट। तो। डॉक्टर मारिया सैयद, थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किन मौज़ूआत पर आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।